नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने आप को ठंड से बचा कर रख रहे होंगे, क्योंकि आपका नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है साथियों। तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपरेशंस करते रहिए और अपने स्वास्थ्य को अच्छे से ख्याल रखिए। तो साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग सीटेट यानी जो ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके प्राइमरी लेवल में आते हैं साथियों। यहाँ पे जो 30 प्रश्न होंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, जो आपके आगामी एग्जाम्स में आपके अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, और ऑप्शन सी टुंड्रा, और ऑप्शन डी पर्वतीय क्षेत्र। तो जैव विविधता का सबसे समृद्ध क्षेत्र किसे माना जाता है साथियों? तो माना जाता है आपके उष्ण कटिबंधीय जो वर्षावन होते हैं, यानी कि वहाँ पर जो जीवों की यानी विविधता बहुत अधिक पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2, खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं, और ऑप्शन डी अपघटक। तो खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? तो कौन होते हैं साथियों? यानी कि जो मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं वो क्या होते हैं? आपके द्वितीयक। और प्राथमिक क्या होते हैं? आपके जो आपके पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक जो होते हैं, उत्पादक यानी पेड़ पौधे होते हैं आपके और वनस्पतियां होती हैं। और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक कौन होते हैं? जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारियों को खाते हैं। ठीक है। और तृतीय क्या होते हैं? जो सर्वाहारी होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और यानी खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? यानी कि मांसाहारी जो शाकाहारियों को खाते हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, ओजोन परत में क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा यौगिक है? आपको बताना यानी ओजोन परत में जो क्षरण होता है, जो ओजोन डिप्लेशंस होते हैं, वो किस वजह से होता है? उसका सबसे कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी मीथेन, और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड यानी NO2। तो यहाँ पे आपको बताना है ओजोन परत में क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा यौगिक है? तो वो साथियों कौन सा है? यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे हम CFC भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सबसे अधिक प्रभावित करता है ओजोन परत के क्षरण को। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं साथियों? वो ऐसे ईंधन जो क्या करते हैं, जो प्रदूषण रहित होते हैं, यानी जिनकी वजह से प्रदूषण नहीं होता। तो वो कौन से हैं नवीकरणीय संसाधन? यानी कि सौर ऊर्जा ही एक ऐसा संसाधन जिसमें प्रदूषण नहीं होता। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन सी सौर ऊर्जा ही आपका नवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भोजन बनाना, ऑप्शन बी ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी मृत जीवों को विघटित करना, और ऑप्शन डी ऑक्सीजन उत्पन्न करना। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य क्या है? यानी अपघटक क्या होते हैं? यानी जैसे आपके उत्पादक होते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीयक होते हैं, तृतीयक होते हैं, उसके बाद फिर अपघटक होते हैं। तो यानी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का कार्य करते हैं, तो कौन करते हैं ये आपको बताना है। तो साथियों, मृत जीवों को विघटित करना, यानी जो जैसे जीव जंतु खत्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं? उनको खा के यानी कि उनको पूरी तरह से अपघटित कर देना, विघटित कर देना, यानी कि अलग अलग पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, जिससे वातावरण दूषित नहीं होता। तो मृत जीवों को विघटित करना ही इनका कार्य होता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि आपका समय कुछ भी नहीं जाएगा, केवल मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। यहाँ से आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन ही मिलेंगे। मैं आपको कुछ फालतू का भी नहीं पढ़ाता, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है वही चीज़ें आपको मैं यहाँ पे करता हूँ। और मेरा प्रयास रहता है कि आपको मैं कम समय में अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करा सकूँ। तो साथियों, जरूर आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर भी वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा। प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, और ऑप्शन डी लिम्फ। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को परिवहन करने वाला घटक कौन सा है? यानी जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है, यानी वो कौन सा अपघटक है, यानी कौन सा घटक है? तो वो साथियों हीमोग्लोबिन लेके जाता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7,
जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किससे होती है, आपको बताना है, यानी वाष्पीकरण किस वजह से होता है। तो ऑप्शन ए सूर्य की ऊष्मा से, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण से, ऑप्शन सी पवन से और ऑप्शन डी वायु दाब से। तो जल चक्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया किससे होती है, तो किससे होती है साथियों, वाष्पीकरण किस वजह से होता है, यानी सूर्य की ऊष्मा की वजह से होता है, यानी सूर्य की ऊष्मा नहीं होगी तो वाष्पीकरण का प्रोसेस नहीं होगा। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सूर्य की ऊष्मा से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 8। वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक यानी फोटोकेमिकल स्मॉग के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो वाहनों से निकलने वाला जो प्रदूषक होता है, यानी जिसको फोटोकेमिकल स्मॉग कहते हैं, धुआं के रूप में निकलता है, के निर्माण में प्रमुख भूमिका कौन सा कारक होता है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी सीसा। तो जो वाहनों से निकलने वाला प्रदूषक होता है फोटोकेमिकल स्मॉग, वो साथियों क्या होता है, वो होता है साथियों उसका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, क्या यानी कि NO2 होता है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, NO2 या नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। आपका ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1980 और ऑप्शन डी 1992। तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ साथियों, कब लागू हुआ, ये आपका 1980 में लागू हुआ। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1980 में वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10। अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी लवणता सैलिनिटी, ऑप्शन सी मरुस्थलीकरण, ऑप्शन डी उर्वरता वृद्धि। यानी अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या यहाँ पे यानी ये समस्या के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो समस्या कौन सी, यानी कि उसमें क्या हो जाती है, लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, यानी साल्टिनिटी हो जाती है, लवणता की मात्रा अधिक हो जाती है। तो अत्यधिक सिंचाई से मृदा की कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, लवणता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11। किस ऊर्जा स्रोत को विकेंद्रीकृत ऊर्जा प्रणाली के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। किस ऊर्जा स्रोत को विकेंद्रित ऊर्जा प्रणाली के सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो किसे माना जाता है साथियों, यानी कि सौर ऊर्जा को माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विकेंद्रित ऊर्जा प्रणाली है वह सौर ऊर्जा प्रणाली है, सबसे उपयुक्त माना जाता है उसे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 12। निम्न में से कौन जैविक कचरा है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी सब्जियों के छिलके और ऑप्शन डी धातु। तो जैविक कचरा क्या होता है, यानी कि ऐसा कचरा जो क्या हो आपका प्रदूषित ना करे वातावरण को, वो होता है जैविक कचरा। अजैविक क्या होते हैं, जो वातावरण को प्रदूषित करें, जिनका अपघटन बहुत धीमी प्रक्रिया से हो या ना के बराबर हो। और जैविक कचरा क्या होते हैं, जिनका जो निष्पादन है यानी जिनका अपघटन है वो क्या होते हैं, जल्दी से हो जाते हैं, डिकम्पोज आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें से जैविक कचरा यानी क्या है साथियों, सब्जियों के छिलके जो हैं वो क्या है, जैविक कचरा है। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। पृथ्वी का सबसे बाहरी मंडल कौन सा है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल। पृथ्वी का सबसे बाहरी मंडल कौन सा है साथियों, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बहिर्मंडल। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी मंडल कौन सा है, तो सबसे बाहरी मंडल होता है बहिर्मंडल ही होता है। तो आपका इसीलिए वजह से उसको बहिर्मंडल भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहिर्मंडल। पृथ्वी का सबसे बाहरी मंडल होता है ऑप्शन डी बहिर्मंडल। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म क्यों बनाती हैं। ऑप्शन ए सूर्य का ताप बढ़ाती हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं, ऑप्शन सी बादल बनाती हैं और ऑप्शन डी वर्षा रोकती हैं। तो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म क्यों बनाती हैं, ये आपको बताना है। तो क्यों गर्म बनाती हैं, तो यानी क्या करती हैं, यानी जो ऊष्मा को क्या कर लेती हैं, वायुमंडल में रोक लेती हैं। तो इसी वजह से ये जो पृथ्वी का जो तापमान है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है, यानी ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को क्या कर देती हैं, गर्म बनाती हैं, यानी ऊष्मा को वायुमंडल में रोक लेती हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर सबसे पहले कौन सा जीव प्रभावित होता है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी मछलियाँ, ऑप्शन सी जलीय पौधे और ऑप्शन डी बैक्टीरिया। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर सबसे पहले कौन सा जीव प्रभावित होता है। तो कौन सा जीव प्रभावित होता है साथियों, तो वो होती हैं आपकी मछलियाँ। सबसे अधिक कौन से प्रभावित होते हैं, मछलियाँ, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की मात्रा की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है।
ठीक है, तो याद रखिएगा, यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने पर सबसे पहले कौन सा प्रभावित होता है जीव, तो वो होती हैं मछलियाँ। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपके लिए चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है साथियों, यहाँ अगर आप सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं। आपको अच्छे ही आपके एग्ज़ाम स्कोरिंग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन बी वन्य जीवों की रक्षा, ऑप्शन सी खनन और ऑप्शन डी उद्योग। तो राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है? तो यानी कि क्या है उनका उद्देश्य, यानी कि वन्य जीवों की रक्षा करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन्य जीवों की रक्षा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए बलुई, ऑप्शन बी चिकनी, ऑप्शन सी दोमट, ऑप्शन डी कंकरीली। तो किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है? तो जो चिकनी मिट्टी होती है वो उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी बहुत देर तक जल को धारण किए रह सकती है, यानी बहुत देर में सूखती है। तो यानी किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है आपकी चिकनी मिट्टी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी पौधे, ऑप्शन सी पशु और ऑप्शन डी उद्योग। तो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सबसे अधिक योगदान किसका है, यानी कौन सबसे अधिक योगदान करते हैं? तो वो होते हैं पौधे। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, लंबे समय तक सौर के संपर्क में रहने से मानव शरीर पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या पड़ता है? ऑप्शन ए उच्च रक्तचाप, ऑप्शन बी सुनने की स्थायी हानि, ऑप्शन सी आंखों की कमजोरी और ऑप्शन डी फेफड़ों की बीमारी। तो लंबे समय तक सौर के संपर्क में रहने से मानव शरीर पर सबसे गंभीर प्रभाव क्या पड़ता है? यानी सुनने की क्या हो जाती है? स्थायी ह्रास हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 20, वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी नदियाँ, ऑप्शन सी झीलें, ऑप्शन डी भूजल। तो वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि कहाँ से सबसे ज़्यादा यानी कि वाष्पित होकर बादल बनते हैं? यानी समुद्र की वजह से। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? समुद्र। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से कौन एक खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? आपको बताना है खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में साथियों। ऑप्शन ए शेर घास हिरण, ऑप्शन बी घास हिरण शेर, ऑप्शन सी हिरण शेर घास और ऑप्शन डी शेर हिरण घास। तो खाद्य श्रृंखला का एक सही क्रम यानी कि उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी घास को हिरण खाता है और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो ये खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, वनों की कटाई से जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वर्षा बढ़ती है, ऑप्शन बी वर्षा में कमी आती है, ऑप्शन सी नदियाँ गहरी हो जाती हैं और ऑप्शन डी वाष्पीकरण बंद हो जाता है। तो वनों की कटाई से जल चक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल चक्र में यानी क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? यानी वर्षा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। वनों की अगर कमी होगी तो वर्षा में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 23, स्वच्छ भारत मिशन का सबसे प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या है? ऑप्शन ए रोजगार सृजन, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और ऑप्शन डी औद्योगिक विकास। तो स्वच्छ भारत मिशन का सबसे प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या हो रहा है? यानी पर्यावरण को से स्वच्छ भारत मिशन से क्या लाभ हो रहा है? तो हो रहा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, यानी कि सबसे बड़ा क्या, यानी ठोस कचरा मतलब गीला कचरा, सूखा कचरा, इसका क्या हो रहा है? यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन में क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। ठोस कचरा और गीला कचरे को अलग अलग करके, यानी अलग अलग स्थानों पर उनका क्या हुआ जा रहा है? उनका अपघटन करके, उनको रिसाइकिल करके दोबारा से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यानी स्वच्छ भारत मिशन का सबसे प्रमुख पर्यावरणीय लाभ है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी ज्वालामुखी और ऑप्शन डी पवन। तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ऊर्जा का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? यानी कुल ऊर्जा यानी हमसे सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? तो जाहिर सी बात हमें किससे मिलती है? सूर्य से मिलती है, सन से मिलती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 25, खाद में बदलने योग्य कचरा क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अजैविक, ऑप्शन बी खतरनाक, ऑप्शन सी जैविक, ऑप्शन डी रासायनिक। तो खाद में बदलने योग्य कचरा क्या कहलाता है? यानी जो खाद में या बदल जाए, नहीं डिकम्पोज हो जाए आसानी से, तो यानी जैविक कचरा होता है। क्या होता है वो? जैविक। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26,
ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अधिक वर्षा, ऑप्शन बी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, ऑप्शन सी भूकंप और ऑप्शन डी समुद्री लहरें। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है साथियों? यानी ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि की वजह से ही क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए जल की बर्बादी, ऑप्शन बी जल संरक्षण, ऑप्शन सी जल प्रदूषण और ऑप्शन डी जल बहाव। तो वर्षा जल संचयन का उद्देश्य क्या है? यानी कि जल का क्या करना? संरक्षण करना, उसे बचाना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन जल जनित रोग है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी अस्थमा। तो निम्न में से कौन जल जनित रोग है? यानी जल की वजह से, जल दूषित जल की वजह से होता है, आपको बताना है। तो यानी जो टाइफाइड है ये दूषित जल की वजह से होता है, तो यानी जल जनित रोग है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब होगा। तो साथियों अपना स्कोर जरूर बताइएगा वीडियो क्लास में, और कैसा वीडियो लगा ये भी जरूर बताइएगा। अपना कमेंट करके जरूर अपना सजेशन शेयर करिएगा, कैसा लगा, कैसे मेरा मेहनत लग रही है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई चैनल में, आप जाके वहाँ पे दूसरे भी सब्जेक्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए श्वसन, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी पाचन। तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कौन से प्रोसेस की वजह से होता है? ठीक है, तो यानी होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस की वजह से ही भोजन बना पाते हैं पौधे। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतिम प्रश्न पर आज के। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग कहलाता है? ऑप्शन ए संरक्षण, ऑप्शन बी दोहन, ऑप्शन सी अपव्यय और ऑप्शन डी प्रदूषण। तो प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संरक्षण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, आपका स्कोर कितना रहा, ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों थैंक यू सो मच।